वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारा जो सीडीपी सेक्शन है हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और सी टेट की तैयारी, यूपी टेट, एमपी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, रिट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये मेरे हाथों से बनाए हुए एग्ज़ाम हैं और इनमें से आपको बहुत ही, आप कौन सा भी एग्ज़ाम दे लो आपके लिए वही बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि आपको पता है आप यूट्यूब पे अनेक वीडियो देखते हैं और उनमें से देखते हैं कि कौन सा पॉइंट अच्छा है, कौन सा पॉइंट पेपर में आ सकता है। लेकिन मैंने बहुत सी वीडियो देखकर आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो ठीक है। और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप जो पेपर में आए तब देख लेना। मैंने जो टॉपिक करवा दिया, इन टॉपिक से बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में से बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चैनल से बने रहे और अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये मैं आपको कह रही हूँ, ये मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोलबर्ग। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। बोले तो नैतिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कोलबर्ग करके आओगे। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब आ जाता है कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है तो आप कोलबर्ग करके आओगे। लेकिन ऐसे दे देता है कि प्रथम बार नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पॉइंट याद रखना है। अगर प्रथम पूछे तो आपको क्या करके आना है? आपको करके आना है जीन पियाजे करके आना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम बार नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है तो आपको जीन पियाजे करके आना है। तो ये बात आपको याद रखना है। प्रथम आ जाए तो जीन पियाजे करके आना है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आता है नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो उसका राइट आंसर लॉरेंस कोलबर्ग होगा, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। लॉरेंस जो कोलबर्ग है वो मनोवैज्ञानिक थे, ये बात हमें पता है। नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत जिसे कहते हैं, तो एक ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास है कि नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं या नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे और अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये बात याद रखना। और ये बात ऐसे कहाँ के रहने वाले थे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है नैतिकता का गुण क्या होता है, और मोरलिटी, इंग्लिश में बोले तो मोरलिटी और नैतिकता क्या होती है। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। आपको याद रखना है नैतिकता क्या होती है। नैतिकता वह होती है जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, उसे कहते हैं नैतिकता, ठीक है। नैतिकता हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारे सामने जो कार्य हो रहा है वह सही है या गलत है। तो हम उसका आसानी से पता लगा लेते हैं, तो उसको कहते हैं नैतिकता, ठीक है। हम ये हमारे साथ जो सामाजिक परिवेश है, हमारे जो सामाजिक वातावरण है, हम उसमें नैतिकता और अनैतिकता को जान पाते हैं। जब बच्चा अपने सामने होने वाले सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, वही हमारे पास नैतिकता होती है, जिसको हम आसानी से जान सकते हैं। तो यहाँ पर हिंज की कहानी है। तो हिंज की कहानी मैं आपको बता देती हूँ। हिंज की कहानी है, हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी है, उसकी फर्स्ट पॉइंट में होता है उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये आपको इंजेक्शन लेके आना है, ये मान ले ये मेडिसिन आपको लेके आनी है, ये लेके आनी है। लेकिन दूसरा नंबर पर बात है कि जिस व्यक्ति ने बहुत मेहनत से उस मेडिसिन को बनाया था,
वो बहुत महंगी थी और हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उस मेडिसिन को वो खरीद सके। फिर वह उस डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये मेडिसिन दे दो, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो डॉक्टर होता है, वो मेडिसिन वाला होता है, वो हिंज को क्या करता है कि दवाई देने से मना कर देता है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट ये बन जाता है कि जो हिंज है वो इस दुविधा में फंस जाता है कि अगर मैं इस मेडिसिन को नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। और दूसरी फोर्थ पॉइंट ये है, अगर मैं इसको लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं, अगर मैं इसको चोरी की तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो वो इस दुविधा में फंस जाता है कि मुझे इसकी चोरी करके लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या मेरी पत्नी मर जाए। तो वो इस दुविधा में फंस जाता है। लास्ट में वो क्या करता है, वो उस दवाई को ले ही जाता है, चोरी करके ले जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। इसमें है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह हमारे पास नैतिक दुविधा होती है। और इन्हीं आई होप आपको हिंज की कहानी समझ में आ गई होगी। हमने पढ़ाया है आपको हिंज की कहानी। फिर हमारे पास है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा ठीक है, नैतिक दुविधा हमारे पास क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। इसमें मैंने यही बताया है कि जो हिंज होता है वो सही और गलत के बारे में स्थिति में फंस जाता है कि सही निर्णय लूँ या गलत निर्णय लूँ। वो सही प्रकार से निर्णय लेने में सोच विचार कर रहा था। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल ये है, हिंज अगर चोरी करेगा तो उसे पकड़ लेगी, ठीक है, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो ठीक है, तो यही हमारे पास एग्जाम्पल है। वो इस दुविधा में फंस गया है कि मुझे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, अगर चोरी नहीं करूँगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने चोरी ही कर ली। ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। फिर हमारे पास होती है नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। आपको याद रखना है, नैतिक तर्कना होती है सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। ठीक है, इसमें होती है नैतिक तर्कना, वो होती है सही और गलत के बारे में हम डिसीजन लेने में शामिल हो जाते हैं और हम उसमें सफल हो जाते हैं, तो वो होती है तर्कना। क्योंकि हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम उस डिसीजन को सही प्रकार से ले लेते हैं। इसका मतलब हुआ हम मोरल तर्कना में, हम मोरल रीजनिंग में उस सफल हो गए हैं, क्योंकि हमने वो सही डिसीजन ले लिया है हमारे लिए कौन सा सही है। जैसे हिंज ने चुना, चोरी को ही चुन लिया क्योंकि उसको अपनी पत्नी को बचाना था, तो उसने अपने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में सही डिसीजन सही समय पर लेने में की अगर क्षमता है तो उसमें कह सकते हैं कि उसमें नैतिक तर्कना है। तो ठीक है, तो जैसे हिंज ने चोरी को चुना। ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। जो कोलबर्ग ने कौन कौन से लेवल बताए हैं, कौन कौन से स्टेज बताई हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है, अब हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं कोलबर्ग की अवस्थाएं या लेवल। तो कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। तो आपको याद रखना है, कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। जो ये स्तर बताए हैं, जो ये लेवल बताए हैं, इनको 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 जो स्तर बताए हैं, इन्हीं स्तरों को 6 अवस्था में बांटा गया है। जैसे एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 1 2 3, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो 1 2 3 4 6, तो 6 अवस्थाएं हो गई हैं। तो इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इसके 3 लेवल कौन से हैं। तो फर्स्ट लेवल हमारे पास यह है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व परंपरा। देखो, मैं आपको बता देती हूँ एक बात, अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपको बस इतना सा याद करना पड़ेगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, अगर हिंदी में याद करने लग जाओगे तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, ये भी पेपर में आ सकता है। पूर्व परंपरागत स्तर, ये भी दे सकता है पेपर में, कौन सा भी ऑप्शन दे सकता है।
पूर्व लौकिक सत्र, इनमें से कौन सा भी पेपर में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, प्री कन्वेंशनल स्टेज आपको एक इंग्लिश में याद रखना है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप क्या करना है, आपको इंग्लिश में आप याद कीजिए, इंग्लिश में आपके लिए ईजिली होगा और बार बार अनेक प्रकार के रूप और अनेक प्रकार के आपको नाम याद नहीं करने पड़ेंगे। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत भी पेपर में आ सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो पूर्व परंपरागत स्तर भी पेपर में दे सकता है। पूर्व लौकिक स्तर कौन सा भी पेपर में आ सकता है। पूर्व नैतिक स्तर भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है पूर्व नैतिक स्तर। तो आपको इंग्लिश में याद करो तो प्री कन्वेंशनल स्टेज भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारे प्री कन्वेंशनल स्टेज है ये हमारे पास 4 से 10 वर्ष है। अगर पेपर में आए तो आपको बता देना है। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जो कोलबर्ग का प्रथम लेवल है, उसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है। तो इसका पॉइंट क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज की उम्र 4 से 10 वर्ष है। फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर मैंने आपको बताया है कि इन अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। ये कौन से 2 भाग हैं, इनको हम पढ़ रहे हैं। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। अब आप बताओ, 4 वर्ष के बच्चे को, 4 से 10 मैंने एज बताई है, 4 वर्ष के बच्चे को सही गलत के बारे में पता होगा। तो यहाँ इसमें 4 से 10 वर्ष के बच्चे को, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में नहीं पता होता है। इस अवस्था में बच्चे नैतिक तर्कना लोगों के मानकों के अनुसार होती है, ठीक है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, मतलब बच्चे में नैतिकता का विकास नहीं हो पाता है। अब जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया, अब हम पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, जिसे कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता कहते हैं। दूसरा हमारे पास है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है इसके 2 भागों में बांटा गया है। अब हम उसको पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की थी, बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दंड एवं आज्ञा पालन होता है। बच्चों ने क्या सोचा, अगर हिंज चोरी कर लेगा तो उसे दंड सजा होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है दूसरा पॉइंट, हम क्या लेते हैं, कम आयु वह अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या न किया जाए दंड से बचने के लिए। इसमें क्या होता है, किसी की मम्मी या किसी की पापा किसी को कुछ काम करने के लिए कह देते हैं। अगर बच्चा सोचने लग जाता है अगर मैं यह कार्य नहीं करूँगा तो उसकी मम्मी या उसके पापा उसकी पिटाई कर देंगे। तो बच्चा क्या आता है, दंड से बचने के लिए उस कार्य को अपनी मम्मी का कहना मान लेता है और वो उस कार्य को कर देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और पॉइंट पढ़ते हैं। परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को न किया जाए तो बच्चे को दंडित करते हैं। तो ठीक है, यही है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, हमारे पास यही है। फिर हमारे पास है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसका सेकंड अवस्था में जो प्री कन्वेंशन स्टेज है, जो पहला लेवल है, उसको 2 भागों में बांटा गया है और 2 भागों में बांटा गया है। उसका दूसरा पॉइंट है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स एंड इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। इस अवस्था को अहंकार की अवस्था भी कहते हैं, स्टेज ऑफ ईगो भी कहते हैं। जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही खुद भी करेगा। जैसे इसमें क्या होता है, 2 बच्चे हैं जो 4 से 10 वर्ष की आयु की हम बातें कर रहे हैं। जो क्लास में होता है, बच्चे आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, एक बच्चा किसी की पेंसिल को तोड़ देता है या उस पर पानी गिरा देता है, तो दूसरा बच्चा जब तक उस पर पानी नहीं गिरा देगा तो उसका बदला पूरा नहीं होगा। तो इसमें इसीलिए इसको कहा गया है जैसे को तैसे की अवस्था। जैसा तू मेरे साथ व्यवहार करेगा मैं भी तेरे साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा, ठीक है। बच्चे में ये है, अक्सर ये नैतिकता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल को तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया है, ठीक है। मैंने बताया है कि जैसे को तैसा, जिसे कहते हैं
स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था, जिसे साधनात्मक सापेक्षता, उन्मुखता, और जी इंग्लिश में बोले तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव एंड इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्म। फिर हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा किसी की पेंसिल तोड़ देता है तो वो ऐसे बच्चा कह देता है इसने पेंसिल मेरी पहले तोड़ी थी, तो बच्चा कहता है मैंने नहीं तोड़ी। तो यही वही है कि बच्चा झूठ बोलने में पूरा होता है, बच्चे का उद्देश्य झूठ बोलने में पूरा होता है, वह झूठ बोलता है क्योंकि वह सज़ा से बचने के लिए है। जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना, तो ये क्रिया अहंकार की अवस्था में ही आएगी। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल दे दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं इसकी सेकंड जो लेवल है, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष की। इसकी 10 से 13 वर्ष की एज होती है, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज, जो होती है जिसे कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं, परंपरागत स्तर कहते हैं, लौकिक स्तर कहते हैं, परंपरागत नैतिक स्तर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। कन्वेंशनल स्टेज है, इंग्लिश में बोले तो कन्वेंशनल स्टेज है, और हिंदी में बोले तो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे दूसरा नाम है परंपरागत स्तर, लौकिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर है। तो मैंने बताया है कि हिंदी में तो इसके बहुत से नाम हैं, और लेकिन इंग्लिश में आपके पास एक ही नाम है, कन्वेंशनल स्टेज, जो कोहलबर्ग की सेकंड लेवल है, जिसकी एज है 10 से 13 वर्ष। अब इसके अंदर क्या लिखा है वह हम पढ़ेंगे। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरों के अनुसार कार्य करता है कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है, तो अपने आप को दूसरों के अनुसार ढाल लेता है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, और कौन से 2 भागों में बांटा गया है उसको हम अब पढ़ेंगे। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। फिर है फर्स्ट है हमारे पास अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। गुड बॉय एंड गुड गर्ल, प्रशंसा की अवस्था। ठीक है, जिसे कहते हैं प्रशंसा की अवस्था, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। किसी की माता, किसी की मम्मी, किसी की दादी किसी बच्चे को कार्य करती है तो वह उस कार्य को हंसी हंसी कर देता है, क्योंकि उसको पता है उसकी माँ उसकी प्रशंसा करेगी। ठीक है, तो इसलिए वो कर देता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। ठीक है, समाज के अनुसार, वो मैंने बताया है कि समाज के अनुसार ही वह अपने आप को ढाल लेता है और वह उसी कार्य को करने लग जाता है। इसमें और क्या बात लिखी है, इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और किसी ने अच्छा खेला क्रिकेट तो उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, आस पड़ोस के मित्र हों, बढ़िया खेला, तो इसी ऐसे कहते हैं इसके व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली की प्रशंसा प्राप्त करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है इसका सेकंड अवस्था क्या है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर और ये टेंशन। इसमें क्या, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित होती है। देख लो, इसमें बच्चे में क्या होता है, उसमें बच्चे में कानून के अनुसार, समाज के अनुसार चलने की भावना, कि समाज में जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी व्यवस्था बनाई गई है, मुझे उसी के अनुसार चलना है। तो बच्चे में क्या होता है, वही भावना विकसित हो जाती है। जैसे क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए। क्योंकि किसी बच्चे को, इसमें क्या हुआ, कोई बच्चा है, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है मेरे जो पापा ने रेड लाइट पार की थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने क्या किया, वो कानून व्यवस्था है जो समाज के द्वारा बनाई गई है, कानून के द्वारा बनाई गई है, उसका वो पालन करेगा। क्योंकि उसे पता चल गया है कि हम अगर रेड लाइट को क्रॉस करेंगे तो हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है, जैसे मेरे पापा के साथ हुई। तो वह उस कार्य को दोबारा नहीं दोहराएगा। ठीक है, फिर हम दूसरा पॉइंट है,
वह समाज को समम एक लक्ष्य मानने लगता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसकी तीसरा जो लेवल है जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसे कहते हैं जो 13 से वर्ष के ऊपर है। उत्तर परंपरागत जो स्तर है जिसे कहते हैं उत्तर लौकिक स्तर कहते हैं। इसे कौन सा भी नाम दे सकते हैं, अगर आपको एक नाम याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। इसमें बच्चा इस लेवल तक आ जाता है कि वह समाज की बातों को नहीं मानता है। वह ये सोचता है कि जो मैं कार्य करूँगा, जो बात सही होगी, मैं उसी कार्य में अपना योगदान दूंगा। जैसे क्या सही और क्या गलत है, बच्चा इस लेवल खुद से लिए जाते हैं। बच्चा जान जाता है कि मुझे ये कार्य करना है, ये मेरे लिए सही है, ना कि समाज के लिए। मुझे अपने बारे में सोचना है, ना कि समाज के बारे में। ठीक है, तो बच्चा इस लेवल तक आ जाता है। इसको भी मैंने बताया है 2 भागों में ही बांटा गया है, 2 अवस्था में बांटा गया है। फिर हम फर्स्ट है हमारे पास सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इसमें क्या है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। मैंने बताया है कि बच्चा अपने अनुसार कार्य करने लग जाता है। वह समाज के बारे में नहीं सोचता है कि समाज उसको क्या कहेगा या आगे क्या कहने वाला है। तो क्या करता है, जो बात उसको सही लगती है वो किसी की परवाह नहीं करता है। वो ओनली अपने और अपने बारे में सोच सकता है। जैसे अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ दो। अगर ऐसा होता है, कोई रेड लाइट जो रोड पे होती है, उस रेड लाइट की बातें हो रही है, रेड लाइट हो रही है और कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उस रेड लाइट का पालन ही किया जाए। इसमें क्या है कि अगर किसी रेड लाइट को तोड़ने से किसी के फादर की जान बच सकती है, तो इसमें कह रहा है कि उस रेड लाइट को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि नियम। तो इसमें यही बताया गया है कि सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ दो, मतलब उस नियम को तोड़ दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खुद के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं, ना कि समाज के अनुसार। फिर हमारे पास है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से ही नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, जैसे आप भगत सिंह को ले लो। भगत सिंह क्या होता है कि वह किशोर दूसरों के फायदों के लिए, मतलब अपने देश को बचाने के लिए उसने अपनी जान पर वो खेल जाते हैं। कि इसमें क्या है, वह किशोर दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने मानकों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। जैसे भगत सिंह होगा, उसकी माँ ने भी तो कहा होगा कि तू ऐसा मत कर, तेरी जान को ज़्यादा खतरा है, कहा होगा। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि सभी की माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, उसने भी कहा होगा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी, अपने देश के बारे में ही सोचा और उसने वही कार्य किया। देखिए, इसमें यही लिखा है, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं, मतलब उसकी माता से उसके विचारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपने खुद के मानकों के अनुसार ही व्यवहार किया। भगत सिंह ने अपने ही अनुसार व्यवहार किया। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, मतलब उसने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया और अपने देश के लिए काम आ गया। तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरा एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि कोलबर्ग के बारे में क्या आलोचना हुई थी। तो उसी आलोचना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो किसने आलोचना की थी, कैरोल गिरगिरे ने आलोचना की थी। इसमें क्या था कि जो कोलबर्ग ने महिलाओं और पुरुषों की नैतिक तर्कना में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, मतलब इसमें क्या है, महिलाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, पुरुषों का महत्व दिया है।
ठीक है। इसमें ये बात क्या है, तो किसने किया था, कैरोल गिरगेन ने आलोचना की थी, कोलबर्ग की स्टूडेंट ही थी। तो ठीक है, इसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था इस बात पर कि आपने तो पुरुष पे ज़्यादा ध्यान दिया है, महिलाओं की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं है। तो ये इसकी आलोचना थी। तो ठीक है, आई होप आपको कोलबर्ग का टॉपिक समझ में आया होगा, और ये मेरे ही द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, तो मैंने आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझाया होगा। तो ऐसे ही डेली एक वीडियो डलेगी, तो आप देखते रहें और अपनी साइकोलॉजी स्टडी भी कंप्लीट कीजिए और पक्की कर लीजिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसमें देख के आप नोट्स बना लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। जब पेपर में बैठोगे तो आपको एज इट इज़ ये ऑप्शन याद आएंगे कि ऐसे ही समझाया गया था। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।